वक्त की बड़ी खबर के साथ भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है। जरूरतमंदों को फिर से अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का लाभ जो है जरूरतमंदों को फिर से मिलेगा। भजनलाल सरकार 4 महीने फूड पैकेट वितरित करेगी, ऐसी जानकारी है। SCM और EPTS ई पोर्टल के जरिए वितरण किया जाएगा। अगस्त से नवंबर 2023 के बकाया फूड पैकेट का भी वितरण किया जाएगा। वंचित लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे फूड पैकेट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता टेलीफोन लाइन पर राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, लाभार्थियों की याद आ गई या फिर चुनावी स्टंट है? बिल्कुल, देखिए, जो अगस्त 2023, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने ऐसे थे जब लगभग आचार संहिता का समय था, लेकिन उस समय जरूरतमंदों को जो है अन्नपूर्णा फूड पैकेट की सप्लाई रोक दी गई थी। अब चूंकि ये 4 महीने से इनको नहीं मिले थे, उसके बाद भी सरकार ने वितरित नहीं किए थे, लेकिन अब सरकार बनी है तो मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि विगत माहों में जो बकाया रहा है इस योजना के तहत, तो इनको अब वितरित किया जाएगा। इस संबंध में SCM पोर्टल और EPDS सॉफ्टवेयर के जरिए ये वितरण जो पहले किया जाता था उसी पैटर्न पर किया जाएगा। यानी 4 महीने का राशन अब फिर जरूरतमंदों को सरकार वितरित करने जा रही है। इस बारे में सहकारिता विभाग ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और पोर्टल को फिर से ओपन करके इसको वितरित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। जयपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। CM भजनलाल का आज का कार्यक्रम आपको बताएंगे। शाहपुरा के गोविंदपुरा बसाड़ी जाएंगे CM, ऐसी जानकारी। और शहीद रोहिताश लांबा की मूर्ति का CM अनावरण करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद डी कुम्हेर जाएंगे CM भजनलाल शर्मा। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे वहां पर, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। CM भजनलाल का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। बताते चले कि जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। शाहपुरा के गोविंदपुरा बसाड़ी CM भजनलाल शर्मा जाएंगे और वहां पर शहीद रोहिताश लांबा की मूर्ति का अनावरण करेंगे CM भजनलाल शर्मा। और इस दौरान बताया जा रहा है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं जब वहां पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का भी अनावरण करते हुए CM भजनलाल शर्मा नजर आएंगे। तो ये 2 कार्यक्रम CM के प्रस्तावित हैं आज के। और बताया जा रहा है कि सूरजमल की प्रतिमा का जब अनावरण करेंगे तो उस दौरान भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। शाहपुरा के गोविंदपुर जाएंगे और इसके साथ साथ बताते चले कि वहां पर वो डी कुम्हेर भी जाएंगे CM भजनलाल शर्मा। CM भजनलाल का ये कार्यक्रम आज का आपको बता रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता जयपुर से हीरालाल जुड़ चुके हैं। हीरालाल, आज का कार्यक्रम बताइएगा CM का पूरा। देखिए, CM भजनलाल शर्मा आज शाहपुरा क्षेत्र के दौरे पे रहेंगे। बताया जा रहा है कि 11 बजे के लगभग वो गोविंदपुरा बासड़ी गांव पहुंचेंगे और यहाँ जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे रोहिताश लांबा, उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद वो यहाँ से भरतपुर के लिए रवाना होंगे। CM के दौरे को लेकर यहाँ पूरी तैयारियां कर ली गई है। जो आसपास के क्षेत्र के जितने भी विधायक है, जाबर सिंह मंत्री है, वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। जो स्थानीय जो आसपास के जो बीजेपी के नेता हैं, स्थानीय बीजेपी के नेता है, वो यहाँ पहुंच चुके हैं और CM के दौरे की जो तैयारियां हैं उनका जायजा भी लिया है। प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ मौके पे पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद है जो CM यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद शहीद रोहिताश लांबा की मूर्ति का अनावरण करेंगे और जनता से रूबरू होकर उनको संबोधित भी करेंगे। और इसके साथ साथ सुरक्षा के भी इंतजाम बताइएगा, वहां पर क्या कुछ किए गए हैं? जी, CM के दौरे को लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। 2 दिन से यहाँ तैयारियां चल रही थी। जिला अधीक्षक महोदय और जो DSP हैं, उसके अलावा जितने भी आसपास के पुलिस थानों के जाब्ता, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। जो कार्यक्रम स्थल पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ग्रामीणों की यहाँ भीड़ भी जुटना शुरू हो गई है। ये बताइएगा हीरालाल कि CM कितनी देर तक वहां पर रुकेंगे और किस टाइम निकल जाएंगे वो आगे भरतपुर के लिए, कुछ पता चला? देखिए, CM के दौरे को लेकर जो कार्यक्रम तय किया गया उसके मुताबिक 11 बजे CM भजनलाल शर्मा यहाँ गोविंदपुरा बासड़ी पहुंचेंगे। उसके बाद करीबन 1 घंटा यहाँ रुकने का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद 12 से 12:30 बजे के बाद वो यहाँ से भरतपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। भरतपुर से दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर, संवाददाता, उनसे जानकारी ले लेते हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पाई? भरतपुर CM कब पहुंचेंगे और कार्यक्रम का क्या अपडेट है?
देखिए पल्लवी, जानकारी मिल रही है कि 12:15 को गोविंदपुरा बांसडी से निकलेंगे और करीब 45 मिनट में वो हेलीकॉप्टर द्वारा कुम्हेर में विश्वविद्यालय है, वहां पर 1 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। 1 बजे से 2 बजे तक वो कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां युवा संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और उसके बाद 2 बजे वापस कार्यक्रम से जयपुर रवाना होने का जो अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो इस प्रकार है। लेकिन जानकारी यह है कि कार्यक्रम में कुछ देरी भी हो सकती है, शायद वो 1 बजे के बाद जो कुम्हेर स्थित ब्रिज विश्वविद्यालय वहां पहुंचे और कार्यक्रम में भाग लें, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो दौरे होते हैं उसको लेकर के पहले से तैयारी की जाती है, लेकिन कई जो जरूरी कार्य होते हैं बीच में उनको भी करना होता है, तो उसको लेकर के भी अभी जानकारी मिली है कि कार्यक्रम में थोड़ी बहुत देरी हो सकती है। तो उसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से अपडेट है और जहां जहां दौरा है मुख्यमंत्री का वहां पहले से ही पुलिस जाब्ता जो है सुरक्षा के लिहाज से वो तैनात किया गया है। जी ठीक है दीपक और हीरालाल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और रुक करेंगे राजस्थान की पाइपलाइन से तेल चोरी किया गया है। बताते चले कि आईओसी की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल की चोरी की घटना जो है ये सामने आई है। सोमवार देर रात बताया जा रहा आईओसी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले का खुलासा किया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो है ये पूरी तैयारी की गई थी आरोपियों की तरफ से। गुजरात के मुंद्रा से हरियाणा के पानीपत तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की क्रूड ऑयल की पाइपलाइन में सुराख कर कस्बे में हाईवे पर स्थित HPCL के पंप में तेल चोरी की जा रही थी। चोरों ने इसके लिए 10 फीट गहरी, 100 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी सुरंग बनाकर इसमें आधा इंच की पाइपलाइन को डाल दिया था, जिसे मुख्य लाइन में वाल्व लगाकर पेट्रोल पंप के टैंक तक जोड़ा हुआ था। इससे तेल चोरी किया जा रहा था। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर श्याम जुड़ चुके हैं। श्याम, ये तो पूरी तैयारी करके चोर जो है घटना को अंजाम दे रहे थे, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, इस क्षेत्र में है ये जहाँ पर ये घटना हुई है, चोरी की वारदात हुई है, जो आईओसी की पाइपलाइन से ये चोर तेल निकाल रहे थे। ये पहली घटना नहीं है, इससे पूरे भी इस बर्ग थाना क्षेत्र में तीसरी वारदात है जहाँ पर आईओसी की पाइपलाइन में सेंध मारकर ये लोग क्रूड ऑयल चोरी करते थे और यहाँ से टैंकर भरवाकर आगे के लिए गुजरात और पंजाब के लिए ये लोग टैंकर भरकर भेजे जा रहे थे। ये बर्ग थाना क्षेत्र के पास ही, बर्ग थाना से महज 200 मीटर दूरी पर एक बंद पड़ा था पेट्रोल पंप था HPCL का, जिसको 3 माह पूर्व इन्होंने पुनः शुरू करवाकर लीज पर 2 लोगों ने लिया। उन्होंने ही इस पेट्रोल पंप से क्रूड ऑयल की जो पाइपलाइन थी वहां तक 100 फीट मीटर तक सुरंग बनाई और सुरंग में पूरी लाइट और इस तरीके से साज सजा की गई ताकि इस पर लगातार ये निगरानी भी रख सके। और बताया ये जा रहा, हालांकि आईओसी की टीम है जो जांच कर रही है कि अभी तक इन्होंने कितना क्रूड ऑयल निकाला है, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये लगभग 3 माह से ये लोग क्रूड ऑयल की चोरी कर रहे थे और पेट्रोल पंप के मार्फत ये निकालकर टैंकर भरवाकर यहाँ से गुजरात के लिए और पंजाब के लिए भेजे जा रहे थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया श्याम जानकारी के लिए। और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। भाजपा नहीं उतारेगी तीसरा उम्मीदवार, ये सियासी गलियारे से जुड़ी बड़ी खबर है। 2 सीटों के लिए पार्टी ने उम्मीदवार जो है घोषित कर दिए, प्रत्याशी घोषित कर दिया और उसके बाद ये बड़ी खबर, भाजपा तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारेगी। विधायकों के संख्या बल के हिसाब से 2 सीटों पर जीत तय जो है वो बीजेपी की मानी जा रही है। पार्टी बेवजह नहीं चाहती कि एक्सरसाइज जो है वो आगे की जाए या फिर अलग तरीके की तैयारियां जो है की जाए, क्योंकि बीजेपी का अभी पूरा फोकस आम चुनाव पर है। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, बता चले मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया का जो है चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। 2 सीटों पर 2 उम्मीदवारों की घोषणा जो है बताते चले कि बीजेपी कर चुकी है। अब जानकारी यह है कि तीसरे उम्मीदवार की घोषणा करने में बीजेपी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। जानकारी है कि भाजपा तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारेगी और 15 फरवरी को नामांकन जो है बीजेपी के उम्मीदवार कर सकते हैं, ऐसी जानकारी है। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम जो है पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया को लेकर आज चर्चा करेंगे पार्टी के नेता। तो किस तरीके से नामांकन फाइल किया जाना है, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी जिसके तहत नामांकन फाइल किया जाएगा, तो ये चीजें जो है इन सारी चीजों पर आज जो है
मंथन किया जाएगा। 15 फरवरी को नामांकन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर बाबूलाल दहल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, जरा बताइएगा कि बीजेपी क्या वजह है जिसकी वजह से तीसरा उम्मीदवार नहीं उतार रही है, जरा सियासी समीकरण बताइए। जी देखिए, संख्या बल नहीं है, 2 उम्मीदवारों की जीत तय है। एक उम्मीदवार को जीत के लिए 51 वोट चाहिए और बीजेपी के पास में कुल 115 विधायक हैं, यानी 115 वोट हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी के 2 ही उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि उनके पास में 13 वोट सरप्लस है, लेकिन 13 वोट 51 वोट तो नहीं होते। इसलिए पार्टी ने तय किया कि वो बेवजह की एक्सरसाइज में नहीं जाएगी और 2 उम्मीदवार जो है पार्टी के, उनके ही वो नामांकन दाखिल कराएगी। तो चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ के नामांकन दाखिल कराने की अब तैयारियां शुरू हो रही हैं और आज जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो नॉमिनेशन के प्रोसेस को जानते हैं, उनको बुलाया गया है। वो चर्चा करेंगे और बैठ करके पार्टी नेताओं के साथ में किस तरह से नॉमिनेशन फाइल करना है, किस तरह से विधायकों को प्रस्तावक बनाना है और कब नामांकन दाखिल करना है। तो माना यह जा रहा है कि 15 फरवरी को बीजेपी के दोनों उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो वरिष्ठ विधायक है पार्टी के, वो भी नामांकन दाखिले के वक्त विधानसभा में मौजूद रहेंगे। ठीक है, क्या इसे किसी तरीके से आम चुनाव से देखा जा सकता है जोड़कर, क्योंकि 2 लोगों को अभी बीजेपी ने टिकट दे दिया है? कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश की गई होगी, आपको क्या लग रहा है? जी देखिए पल्लवी, मदन राठौड़ बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता रहे, पार्टी के 2 बार के विधायक हैं और 2013 से 18 की जो वसुंधरा राज्य सरकार थी उसमें वो उप मुख्य सचेतक थे और बीजेपी में एक तरह से थिंक टैंक माने जाते हैं मारवाड़ के इलाके में, और पार्टी ने उनको जहां भी जिम्मेदारी दी है वहां पर उन्होंने उसको बखूबी निभाया है। मूल ओबीसी से आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सरकार है इसका सबसे ज्यादा फोकस ओबीसी पर और एसटी पर है। तो चुन्नीलाल गरासिया जो हैं वो बहुत पुराने खाटी नेता हैं आदिवासी समुदाय के, और उस इलाके में जब कोई बीजेपी का परचम उठाने वाला नहीं था वहां पर उन्होंने कमल खिलाने की कोशिश की थी। उदयपुर जिले से आते हैं, पार्टी में कई ओहदों पे काम कर चुके हैं और 1993 में जब मुरली मनोहर जोशी तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने एकता यात्रा निकाली थी और लाल चौक जो है कश्मीर में, श्रीनगर में, वहां पर तिरंगा फहराने के लिए उन्होंने जो यात्रा निकाली थी, उस वक्त उन्होंने भैरव सिंह शेखावत सरकार में मंत्री पद त्याग दिया था। मंत्री थे वो, तो उन्होंने और जोगेश्वर गर्ग ने मंत्री पद तक छोड़ दिया था देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए। तो उनका जो त्याग है, जो उनका पार्टी के प्रति समर्पण का भाव है, पार्टी ने उसको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया है और पार्टी ने उसको इनाम दिया उनको एक तरह से। तो आदिवासी समुदाय का जो वोट है एकमुश्त चाहिए बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि उस इलाके में भारतीय आदिवासी पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत हो रही है। 3 विधायक इस बार भी जीत के आए हैं और बीजेपी समझ ये रही है कि कहीं उसका खेल बिगाड़ने न दे बीजेपी। और यही वजह है कि बीजेपी ने यह फैसला लिया। बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और बीजेपी हमेशा ही अपने फैसलों से लोगों को चौंका देती है। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के ऐलान के दौरान भी ऐसा देखा गया। मदन राठौड़ को अपने उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा न्यूज़ 18 राजस्थान से मिली। उम्मीदवारों के नाम पर खूब हुआ सोच विचार ताकि लोकसभा चुनाव में जीत मिले जोरदार। मदन राठौड़ चुन्नीलाल गरासिया को बनाया उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सोमवार रात राजस्थान से 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को उम्मीदवार बनाया है। पहले मदन राठौड़ को जानिए। 2003 पहली बार विधायक बने, 2013 दूसरी बार विधायक बने, 2013 से 2018 सरकारी उप मुख्य सचेतक रहे। 2023 सुमेरपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार थे, पार्टी के समझाने बुझाने पर मान गए थे। बताया जा रहा है कि इसी का परिणाम रहा कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जा रहा है। संगठन के तौर पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। अब चुन्नीलाल गरासिया को जानिए। चुन्नीलाल गरासिया एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत सरकार में मंत्री रह चुके हैं।
मंत्री पद से इस्तीफा देकर कार सेवा में गए थे। राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा करके बीजेपी ने प्रदेश के ओबीसी और आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश की है। देखिए, दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संगठन के कामों में उन्होंने पूरा जीवन खपाया है। मैं सोचता हूं चुन्नीलाल जी गरासिया बहुत लंबे समय से पार्टी में जो भी दायित्व था उस दायित्व को अच्छे से उन्होंने पूरे प्रदेश में जहां भी पार्टी ने काम दिया उस काम को अच्छे से किया है। मदन राठौड़ जी ने भी, चाहे जिले के प्रभारी के नाते हो, चाहे प्रदेश में पदाधिकारी के नाते हो, चाहे संसदीय सचिव होने के नाते हो, उन्होंने जो भी जिम्मेदारी दी बखूबी निभाई है। लंबे समय से संगठन में काम करने वाले ऐसे 202 कार्यकर्ता जो आदिवासी अंचल में एक साधारण कार्यकर्ता के नाते काम कर बढ़े, ऐसे चुन्नीलाल गरासिया जी, और लगातार एक साधारण कार्यकर्ता से सचेतक के पद तक पहुंचने वाले मदन राठौड़ जी को पार्टी ने अपना राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है, बड़ा अच्छा वातावरण। श्री चुन्नीलाल जी गरासिया को उम्मीदवार बनाने पर राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदिवासी क्षेत्र से और ओबीसी के क्षेत्र से दोनों कर्मठ कार्यकर्ताओं को, लंबे समय से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान किया है। 3 सीटों में से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। आगे भी यही गणित रहेगा। राज्यसभा की 3 सीटों में से संख्या बल के हिसाब से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस की जीत तय है। राज्यसभा की 3 सीट खाली हो रही हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कार्यकाल 3 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री बन चुके हैं। 8 फरवरी को राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राज्यसभा चुनाव के लिए 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 20 फरवरी तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 3 से ज्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में चुनाव होंगे। 1 सीट पर जीत के लिए 51 वोटों की जरूरत होगी। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 27 फरवरी की ही शाम 5 बजे मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया 29 फरवरी से पूर्व संपन्न कर ली जाएगी। बीजेपी दोनों सीटों पर जीत के प्रति आश्वस्त है। इसको कहते हैं कार्यकर्ता आधारित पार्टी। ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दी गई है जो जीवन पर्यंत एक सिद्धांत, एक मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के झंडे को थामे रखे। मदन जी राठौड़, जिन्होंने पार्टी के संगठन में मंडल अध्यक्ष से अपना सफर प्रारंभ करके और 2 बार विधायक रहे और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे। चुन्नीलाल गरासिया, आदिवासी क्षेत्र में हमारा चेहरा। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि धरातल के कार्यकर्ता, जब एक मुख्यमंत्री धरातल का कार्यकर्ता है, उसी के अनुसरण में इन दोनों को टिकट दिया गया है, मदन राठौड़, चुन्नीलाल गरासिया। ये हर्ष का विषय है और कार्यकर्ता अपने आप को एम्पावर्ड समझता है। मुझे लगता है कि आज के इस निर्णय से चुन्नीलाल जी गरासिया साहब, मदन जी राठौड़ साहब, दोनों के ही राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने से मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में भी मनोबल का संचार होगा और योग्य निर्णय किया पार्टी ने। इसके लिए उनका केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का। अभी उम्मीदवारों के चयन को लेकर शुरुआती चिंतन का दौर दिखाई दे रहा है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन करेगी ताकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को लाभ मिल सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिल्ली से लखवीर सिंह और जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और रुख अब जयपुर का करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिन का प्रदेश दौरा रहने वाला है। आज शाम जयपुर पहुंचेंगी राष्ट्रपति, ऐसी जानकारी है और एयरपोर्ट से राजभवन जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दौरे को लेकर आज यातायात प्रभावित रहने वाला है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। कल डूंगरपुर जाएंगे राष्ट्रपति और फिर हरि मंदिर में दर्शन करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लखपति दीदी सम्मेलन में भी शिरकत करेंगी, ऐसी जानकारी है। तो आज और कल 2 दिन के प्रदेश के दौरे पर राष्ट्रपति रहेंगी। आज शाम वो जयपुर पहुंचेंगी, जिसके बाद उनका कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल सुबह राष्ट्रपति डूंगरपुर जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर विष्णु जुड़ चुके हैं। विष्णु, किस वक्त पहुंचेंगे राष्ट्रपति जयपुर, क्या जानकारी? देखिए, राजधानी प्रदेश में 2 दिन राष्ट्रपति का दौरा रहेगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे दिल्ली से। उसके बाद वे जयपुर एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाएंगी और इस दौरान
शाम करीब 5:30 बजे से शाम करीब 6:30 बजे तक के बीच जो है ट्रैफिक को आवाजाही को जयपुर एयरपोर्ट से लेकर जवाहरलाल नेहरू मार्ग और वहां से रामबाग होते हुए राजभवन तक की जो ट्रैफिक का जो डायवर्जन है वो रहेगा। ट्रैफिक को बंद भी किया जा सकता है। ऐसे में जयपुर पुलिस ने अपील की है कि इस दौरान आज शाम 5:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक इस निकले समानांतर मार्गों का प्रयोग करें। वहीं पर कल रात यानी 14 फरवरी की रात 8:30 से 9:30 बजे के बीच भी ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। ट्रैफिक की आवाजाही बंद हो सकती है जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर राजभवन से लेकर के और जयपुर एयरपोर्ट तक। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिन का दौरा जयपुर में रहेगा। 2 दिन वे जयपुर में रहेंगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आज जयपुर आने के बाद वे दौसा भी उनका जाने का कार्यक्रम है। तो इस पूरे मामले दौरे को देखते हुए ट्रैफिक की जो डायवर्जन है वो आज किया गया है। गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विष्णु जानकारी के लिए। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों की तरफ रुख करेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर है। धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 10,000 लोगों का बताया जा रहा है कि अब तक धर्म परिवर्तन हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हो जो भरतपुर से है। धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई है। चंडीगढ़ से जुड़े हैं धर्मांतरण गैंग के तार, ऐसी जानकारी है। 3-4 साल से धर्मांतरण गैंग जो है यहाँ पर सक्रिय है और लोगों का धर्मांतरण करा रहा है। तो मतांतरण से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। प्रॉपर्ट विजेंद्र के बताया जा रहा है कहने पर ही धर्म परिवर्तन करा रहा था गैंग और चंडीगढ़ से हो रही थी धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग, ऐसी जानकारी है। कार्यक्रम के हिसाब से तय किए जाते थे पैसे। आगरा से खास लोग आकर के धर्म परिवर्तन कराते थे, लालच देते थे और इसके बाद बहला फुसला कर लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। तो कुंवर सिंह और सिद्धार्थ गौतम पर भरतपुर का जिम्मा, गिरफ्तार व्यक्ति कुंवर सिंह से पूछताछ, चौंकाने वाले खुलासे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। धर्मांतरण से जुड़ी हुई गैंग के तार चंडीगढ़ से जुड़े हुए पाए गए हैं। जानकारी यह है कि अब तक तकरीबन 10,000 लोगों का धर्मांतरण जो है ये गैंग करा चुका है, ऐसी जानकारी है। रोका जाए और हमारे हिंदुत्व के देवी देवताओं को टारगेट नहीं करें। धर्मांतरण रोका जाए और हमारे हिंदुत्व के देवी देवताओं को। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, एक बड़ा नेटवर्क था जो सक्रिय था, खुलासा हो चुका है। मेन व्यक्ति तक पुलिस का शिकंजा पहुंचा या फिर नहीं? देखिए पल्लवी, इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और ये एक बड़ा रैकेट है जो लंबे स्तर पर धर्म परिवर्तन करा रहा था और विश्व हिंदू परिषद है। पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं कि ये 3-4 साल से जो गैंग है वो सक्रिय था और अब तक करीब 8 से 10,000 लोगों का ये धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। और इस धर्मांतरण के जो तार है वो सीधे चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। प्रॉफिट विजेंद्र नाम का जो शख्स है वो इसका मुख्य जो इनका गैंग का सदस्य है वो बताया जा रहा है और उसी के कहने पर ये गैंग चल रहा था। वहीं से पैसे का जो लेन देन है वो हो रहा था और उसके आधार पर ये यहाँ पर कराया जा रहा था। भरतपुर की बात की जाए तो कुंवर सिंह और सिद्धार्थ गौतम नाम के व्यक्ति को भरतपुर की जिम्मेदारी दी गई थी। वो लगातार अलग अलग जगह लोगों को एकत्रित करते और सीधे रविवार के दिन सीधा चंडीगढ़ से प्रॉफिट विजेंद्र को लाइव जुड़वाते और उनसे जो लोग हैं उनको बातचीत अपने झांसे में फंसा करके जो धर्म परिवर्तन कराने का काम है वो किया जाता था। और भी अभी इसमें जो खुलासे हैं वो होना बाकी है। लगातार उनसे जो आरोपी गिरफ्तार है उनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल पुलिस अधीक्षक से मिलकर के विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने शिकायत की है और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को वो ज्ञापन सौंपेंगे और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की जो मांग है वो विश्व हिंदू परिषद द्वारा की जाएगी। जी, ये पता चल पाया कि आरोपी जो हैं इनके तार तो चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये टारगेट कैसे करते थे अपने लोगों को कि इनका धर्म परिवर्तन कराना है? देखिए, ये गांव-गांव जाते थे और जो अशिक्षित लोग थे या कमजोर वर्ग के लोग थे उनको ये अपना टारगेट बनाते थे। प्रलोभन अलग अलग तरीके के दिए जाते थे। किसी के घर में खाने का सामान पहुंचाया जाता था तो किसी को पैसे दिए जाते थे या फिर अन्य तरीके जो है इनके अपनाए जाते थे और उसके आधार पर ये ज्यादातर महिलाओं को टारगेट करते थे, महिलाओं को बुलाते थे और उसके आधार पर जो महिलाएं थी वो गांव की अन्य महिलाओं को लेकर के भी उनको पहुंचते थे। और इनका एक फंडा था कि जो
बीमार व्यक्ति थे उनको ये अपने झांसे में ज्यादा फंसाते थे, इलाज करने के बहाने पर ये बुलाते थे। पहले उनको माइंड वॉश किया जाता था उनका इलाज करने के बहाने, और फिर धीरे 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 धर्म परिवर्तन कराने की जो पूरी प्लानिंग होती थी इनकी, उस प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ा दिया जाता था उन्हें। ठीक है, शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। चलिए जयपुर का रुख करेंगे, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कस्टम विभाग की टीम ने 2 किलो से ज्यादा तस्करी का सोना पकड़ा। तस्करी के सोने की कीमत तकरीबन 1 करोड़ 34 लाख रुपए आकी गई है। कस्टम की टीम ने मस्कट से जयपुर आने वाली फ्लाइट से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों रेक्टम के अंदर कैप्सूल में भरकर सोने की तस्करी कर रहे थे। कैप्सूल में लिक्विड फॉर्म में बताया जा रहा है 2 किलो 90 ग्राम सोना भरा हुआ था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो कैप्सूल्स हैं जिनमें लिक्विड फॉर्म में सोना भर करके आरोपी जो हैं वो तस्करी कर रहे थे। हालांकि कस्टम की टीम ने इन्हें पकड़ लिया है। अब इनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, ये भी आशंका जताई। चौधरी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है जब जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ईसरदा परियोजना के 5वें फेज का शिलान्यास करने पहुंचे थे, तो वह पीपलखेड़ा गांव में जल जीवन मिशन के कार्यों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जब मौके पर अनियमितता मिली तो घटिया पाइपलाइन और अन्य संसाधन मिले तो जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भड़क गए और उन्होंने मौके पर मौजूद जलदाय विभाग के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। इसके बाद उन्होंने PHED सचिव को फोन कर निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन में अनियमितता के मामले में 5 इंजीनियर को सस्पेंड किया जाएगा। मंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने 5 इंजीनियर्स के निलंबन के आदेश जारी कर दिए। ये यहाँ पे मैं सुबह से घूम रहा हूँ, तो मैं नाम भेज रहा हूँ आपके पास, अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ। सस्पेंशन निकालो इनको, एमपीओ कर। ये महुआ के चाहिए ना नाम, अभी पूरा नाम बता नहीं रहे। एक तो अय्यन का क्या नाम है? नानक राम बेरवा, कोई अय्यन तो जयन कौन है? दारा सिंह मीणा। एक दारा सिंह मीणा। एक्शन साहब क्या नाम है आपका? पीपल खेड़ा जो गांव के अंदर जो इसी जल जीवन मिशन के तहत जो काम किया था, उस काम के हमने निरीक्षण के अंदर हमने इनसे मेजरमेंट बुक मांगी, इनसे हमने जो क्या क्या काम किया सारा मांगा। आज यहाँ के इंजीनियर उस चीज़ से डरे हुए हैं कि कहीं ये चेक नहीं हो जाए, ओरिजिनल स्थिति आ जाए, बता नहीं पा रहे हैं ये लोग। इनके सस्पेंशन के लिए हमने अभी लिख के माननीय सचिव सेक्रेटरी महोदय समीर शर्मा को मैंने बोला है। भाई इन लोगों को लगभग 2-3 तो आई है ना, एक से इनको सस्पेंड करने के लिए लिखा। सस्पेंड का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। किसान आंदोलन को देखते हुए जिले में नेट जो है वो बंद कर दिया गया है। रात 12 बजे तक नेट पर पाबंदी रहेगी, यानी नेट जो है वो जिले में नहीं चलेगा। नेटबंदी के साथ ही जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर कानाराम ने मामले के आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब और हरियाणा सीमाओं को भी पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से सील कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है। जिले में इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है, यानी कि अब जो है इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल लोग नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ धारा 144 भी इलाके में लगा दी गई है ताकि अव्यवस्था फैलने से रोका जा सके। धारा 144 इसका मतलब एक जगह पर 3 से 4 व्यक्तियों से ज़्यादा अगर कोई रुकेगा तो उस पर पाबंदी रहेगी। और इसके साथ साथ भीड़ इकट्ठा होने के साथ साथ अगर वाहन में व्यक्ति बहुत सारे जा रहे होंगे तो उस पर भी रोक जो है प्रशासन की तरफ से लगा दी गई है, क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। और उधर राजधानी जयपुर के बाल सुधार गृह से एक साथ 23 बच्चों के फरार होने का मामले में जेल के 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है। बाल सुधार गृह अधीक्षक मनोज गहलोत और केयरटेकर इंद्रमल को सस्पेंड कर दिया गया। आधी रात में की प्लानिंग, खिड़की तोड़ी, हो गए फरार। अपने 376 के भी हैं, पॉक्सो के भी हैं, चोरी के भी हैं, ज्यादातर चोरी के केसेस हैं और सभी तरह के अपराध हैं इसमें। 22 बाल अपचारी हुए फुर। सुधार गृह अधीक्षक के हाथों के उड़े तोते।
यही वो खिड़की है जिससे 22 बाल अपचारी रात के अंधेरे में फरार हो गए। भागने वाले 8 लड़कों पर रेप, 13 लड़कों पर हत्या के प्रयास और 1 पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। सुबह केयरटेकर ने मुझे इन्फॉर्म किया 6 बजे के करीब कि भाई रात को पीछे की दीवार तोड़कर ये बच्चे खिड़की के पास की दीवार और खिड़की तोड़कर पलायन कर गए मेंटल हॉस्पिटल की तरफ से। जाहिर है सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घटना जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके की सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह का है। इतनी बड़ी संख्या में बाल अपचारियों ने एक साथ भागने की प्लानिंग बनाई और वहां के स्टाफ को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। सोमवार सुबह जब स्टाफ वहां पहुंचा तो घटना के बारे में पता चला। स्टाफ ने बाल अपचारियों के नाम मिलने पर उनकी खोजबीन शुरू की। बाद में वहां मौजूद स्टाफ ने जांच पड़ताल की तो नजारा देखकर हैरान रह गए। उसके बाद आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। जानकारी के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को देखा। पुलिस ने नाबालिग बच्चों का रिकॉर्ड बाल सुधार गृह से ले लिया है। नाबालिग के घरों के पास वाले थाने को भी सूचना दे दी गई है। लापरवाही जो प्राइवेट गार्ड्स हैं उनकी स्पष्ट लापरवाही दिख रही है और लगातार ये फिक्स की जा रही है या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ सुरक्षित स्थायी गार्ड लगे, चाहे पुलिस की, आरएसी की, किसी की भी तरह की कोई गार्ड लगे ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बाल सुधार गृह से बाल अपचारी भाग निकले हों। मिली जानकारी के मुताबिक सभी बाल अपचारी पिछले 2 सालों से बाल सुधार गृह में रह रहे थे। गौरतलब है कि प्रदेश में बाल अपचारियों के भागने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जयपुर समेत विभिन्न बाल सुधार गृहों से सुरक्षा में खामियों का फायदा उठाकर बाल अपचारी भागते रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और खबरों में आगे जाट आरक्षण मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। आज ओबीसी आयोग से जाट प्रतिनिधि की जो है वो मुलाकात होगी। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल के नेतृत्व में रवाना हुए हैं दिल्ली। एमएलए शैलेश सिंह, नेम सिंह समेत कई प्रतिनिधि जा रहे हैं दिल्ली, ऐसी जानकारी है न्यूज़ 18 से। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण धौलपुर भरतपुर के जाटों का हक है। सीएम भजनलाल शर्मा दिलवाना चाहते हैं आरक्षण। केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर धौलपुर भरतपुर के जाट 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार दोनों जिलों के जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए कोशिश कर रही है और आज इसी संदर्भ में दिल्ली में राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायक जो हैं, जो जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो ओबीसी आयोग में जा रहे हैं। मेरे साथ में पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी हैं, उनसे बात करते हैं। कन्हैयालाल जी, क्या बात कहेंगे और किस तरह से आरक्षण की पैरवी कर रही है सरकार? पिछले 1 महीने से जिस तरह से भरतपुर और धौलपुर के जाटों ने हमारा केंद्र सरकार में ओबीसी के अंदर जो आरक्षण जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हट गया था, उसके बाद में राजस्थान सरकार ने 2017 के अंदर उसकी दोबारा समीक्षा करके हमने राजस्थान में दे दी थी। हमारी सरकार भजनलाल जी ने वापस दोबारा रिकमेंडेशन करते हुए केंद्रीय ओबीसी आयोग को लिखा है कि इनकी सुनवाई करी जाए, इनकी जो जायज मांग है, क्योंकि इनका हक बनता है, इनको दिया जाए। तो आज हमारी उनके साथ चर्चा है, आयोग के जो अध्यक्ष है ओबीसी के, उनके साथ में, उसके साथ हमारे जो प्रतिनिधि जो आरक्षण का आंदोलन जो चला रखे धौलपुर में, वो सारे लोग भी जा रहे हैं। मेरे साथ में जाट प्रतिनिधि जो विधायक है भरतपुर से, वो भी मेरे साथ में जा रहे हैं। बैठ के आज 2 बजे हमारी चर्चा है। चर्चा के बाद में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनका हक जो राजस्थान में मिल रहा है वहाँ भी मिले और ये जायज भी है। तर्क क्या देंगे आप, आखिर क्यों नहीं भरतपुर और धौलपुर के आरक्षण के जो जाट हैं उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जाए? इसको लेके आप अपनी बात क्या कहने वाले वहाँ? देखो, सबसे बड़े तर्क तो ये है कि जब राजस्थान के जो बाकी लोग हैं, बाकी जो जाट है, उनको जो मिलता है तो भरतपुर धौलपुर को क्यों नहीं मिल रहा है? वो कहते हैं कि साहब यहाँ पे पहले भारतीय मतलब इसका जाटों का राज रहता था। अब जाटों का राज तो उस जमाने में रहता तो जो राज परिवार से जो है उनको नहीं मिले। बाकी का जो अगर सर्वेक्षण करेंगे तो राजस्थान के जो ओबीसी आयोग ने जो सर्वेक्षण किया, उसका सर्वे किया, उसके आधार पे हमने राजस्थान में दिया। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनका जो बाकी जाट जो दूसरे जिले के अंदर है वो वही सेम उनकी स्थिति आर्थिक रूप से ले लो, चाहे सामाजिक रूप से ले लो, या जैसे भी जिस लेवल की जो उसमें जो गणना की जाती है सब में उनके बराबर होती है, तो इनको भी मिलना चाहिए।
प्रदेश में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि खुलेआम वारदातों को वो अंजाम दे रहे हैं। हम आपको कोटा जयपुर ग्रामीण की 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोटा में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर करीब 2 लाख के कॉपर चुरा लिए, तो वहीं जयपुर ग्रामीण के बगरू के महिंद्रा सेज इलाके में चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन लोगों के जागने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।